तो आज जो हमारे इस अपना जो संवैधानिक अधिकारों की यात्रा है, इसके जो 26 मुद्दे हैं उसके दूसरे मुद्दे के ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। ये मुद्दा भी किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत ये आता है, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में जो देश के अंदर जो चल रहा है किसानों के द्वारा एक आंदोलन, वो आंदोलन एमएसपी की गारंटी का आंदोलन है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी की गारंटी के साथ में कानून बनाएंगे और गारंटी देंगे और एमएसपी जो है किसानों की सहमति से तय की जाएगी। तो ये एमएसपी क्या है और इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं किसानों की बात सुन रही है और क्यों नहीं वो एमएसपी को लागू कर रही है, उसके पीछे के कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, एमएसपी दो प्रकार की है जो हमारी भाषा में हमने की है। उसमें पहला एमएसपी है जिसको हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और अंग्रेजी में एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये है एक एमएसपी। दूसरी एमएसपी है जिसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म उसका होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, यानी अधिकतम बिक्री मूल्य। ये दो चीजें हैं जो आम नागरिक यानी कि अन्नदाता और अन्न खाता दोनों को ही जोड़ती है। दोनों के बीच में एक कड़ी है। ये दोनों एमएसपी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस और दूसरा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, अधिकतम बिक्री मूल्य, और दोनों का निर्धारण ना तो किसानों के हाथ में है ना सरकार के हाथ में है, और उसकी वजह से किसान भी लुटता है, यानी अन्नदाता भी लूटा जाता है, और आम उपभोक्ता अन्न खाता वो भी लूटा जाता है। ये बात हम लोगों को, आप लोगों को समझनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि आखिर किसानों को एमएसपी के लिए इतना क्यों लड़ना पड़ रहा है। आखिर एमएसपी निर्धारित करने में क्या तकलीफ है, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी गहरी साजिश है, जिसे हम लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे जितने भी आंदोलन है वे सारे के सारे आंदोलन खुद ही ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रायोजित आंदोलन होते हैं, या फिर उनको उनके सलाहकार जो है वो एक विशेष वर्ग के लोग जो ब्राह्मण हैं वही होते हैं, और उन लोगों की वजह से जब आंदोलन को खड़ा करना है तो खड़ा कैसे करना है, गिराना है तो कैसे गिराना है, डाइवर्ट करना है तो कैसे करना है, ये बात एक साफ तौर पे दिखाई देती है। तो किसान आंदोलन में भी हम लोगों को 2021-2020 के दौरान भी हमें दिखाई दी थी, और हमने उसको भली भांति समझा और उस आंदोलन को एक संवैधानिक आंदोलन बनाने का प्रयास किया, जो काफी हद तक सफल था। अब बात आती है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हमारे पुरखों ने संविधान में क्या प्रावधान किया उसको लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो देश के अंदर कृषि उपज मंडियां बनाई गई, उन कृषि उपज मंडियों के अंदर किसान का पैदा किया हुआ अनाज मंडी में बिकता था। वो सरकारी मंडियां थी, और सरकारी मंडियों के अंदर वहां पर जो दुकानें निर्धारित की गई थी, वहां पर जब किसान की फसल बेची जाती थी तो एक हराजी सिस्टम जिसको कहते हैं, उनकी किसानों की भाषा में कहते हैं हराजी यानी कि वहां पर हर प्रकार का अनाज जब आ जाता था उसके अंदर क्वालिटी देखी जाती थी। क्वालिटी किसी की थोड़ी डाउन होती थी, किसी की थोड़ी ठीक होती थी। तो क्वालिटी के आधार पर किसानों के साथ मिलकर के जो खरीदारी सरकार के द्वारा की जाती थी या सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाता था, उसके अनुरूप ही वहां पर तीन तंत्र मिलकर, खरीदार भी, सरकारी वहां के जो अधिकारी होते थे वो, और किसान, तीनों मिलकर के उसकी किसान की फसल का मूल्य निर्धारित करते थे, और उसकी वजह से किसान को सही दाम मिल जाते थे, सही उसका जो उचित जो दाम है वो मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो मंडियां हैं वो सारी सरकारी मंडियां, जिसके ऊपर प्राइवेट लोगों का कब्जा हो गया, और प्राइवेट लोगों का कब्जा खास करके उन पूंजीपतियों का कब्जा हो गया जिन लोगों ने हमारे लोगों से
अपनी मनमर्जी के भाव से अनाज खरीदना शुरू किया। जब किसान फसल बोता है उस समय बीज का भाव देखा जाए तो बीज का भाव 4 गुना होता है, और उसके उस समय जिस जिस का बीज आप ले रहे हो, बाजरा ले रहे हो, गेहूं ले रहे हो या कोई और चीज, जो जिसका बीज ले रहे हो उसका मार्केट के अंदर उस अनाज का भाव जो होता है वो दो गुना होता है। 2 गुना होने का मतलब है कि जो बीज है उसका आधा होता है, और जैसे ही किसान की फसल पक करके तैयार होती है और वो बिकने के लिए मार्केट में आती है, बाजार में आती है, तो वो सीधा ही उसका आधा हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है। ये बात किसान भी अच्छी तरह जानते हैं, सरकार भी अच्छी तरह जानती है। तो फिर ये मंडियों का क्यों जो है व्यवस्था की गई थी, मंडियों में किस प्रकार से किसानों को लाभ देने का बात थी, उसका क्या हुआ? तो ये बात जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि हर एक प्रोडक्ट पैदा करने वाले को अपनी रेट निर्धारित करने का अधिकार है, मगर किसान एकमात्र ऐसा इस देश के अंदर कह सकते हैं कि उसको बनाया गया है कि जिसकी फसल का खुद निर्धारित नहीं, कीमत या मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। ये सिस्टम तो था, संविधान के मुताबिक था, मगर उन्होंने धीरे धीरे खत्म किया। कैसे धीरे धीरे खत्म किया, मैं उसको दूसरे एमएसपी के साथ में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरा एमएसपी है जिसको मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कहा जाता है। एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और दूसरा होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि जब मार्केट में किसान का अनाज या किसान की फसल, किसान का फल, किसान की सब्जियां जब ले ली जाती है, खरीदी जाती है, उसके बाद में मार्केट में उसका सेल होता है। जब मार्केट में सेल होता है, उपभोक्ता जब उसको खरीदता है तो उपभोक्ता इस कहकर के ये कहकर नहीं खरीद सकता कि आपने किसान से किस भाव से खरीदा, किसान ने आपको कितने में बेचा है। अगर जैसे टमाटर का भाव है, वो अगर किसान से उसने 2 रुपए किलो लिया है तो मार्केट में वो 20 रुपए बिकेगा, 50 रुपए बिकेगा या फिर 200 रुपए भी बिकेगा। तो उसका निर्धारण जो है वे लोग करेंगे जिन्होंने किसान से उसकी फसल खरीद करके उसका स्टोरेज कर दिया है, उसको जमा कर दिया है। इसे आम भाषा में कहा जाता है काला बाजारी, इसको कहते हैं काला बाजारी। तो जैसे उस समय संविधान निर्माताओं ने और किसानों के हितैषी लोगों ने इस बात का एक सिस्टम बनाया था कि वो अपना अनाज मंडी में बेचेंगे और उसे अपना उचित दाम मिलेगा। उसके बाद जब उपभोक्ता, आम आदमी जब इसको खरीदेगा तो उस समय ये उचित मूल्य की दुकान, दोनों ही चीजों को आप कंपेयर करके समझने की कोशिश करें, दोनों ही चीजें धीरे धीरे धरातल से भारत से गायब होती जा रही है। वो पहली मैंने आपको बताया कि कृषि उपज मंडियां जो सरकारी है, सरकारी कर्मचारियों का है, सरकारी तंत्र है, वहां सरकारी अधिकारी बैठते हैं, सरकारी स्टाफ बैठता है। इसका मतलब है कि वो कोई प्राइवेट किसी के बाप की कंपनी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, और सरकार का उसमें है तो उसका मतलब है किसान को वहां पर उसे अपना उचित दाम मिलना चाहिए, और मिलता था, मिलता अगर उसे खत्म ना किया गया होता। दूसरा मामला आता है हमारे सामने, वो है एमएसपी यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के लिए भी संविधान के अनुसार और भारत के इस तंत्र के अनुसार एक सिस्टम था, उसके तहत वहां पर उचित मूल्य की दुकान होती थी। अब कहा जाए तो मार्केट में अब सैकड़ों हजारों की तादाद में प्रोडक्ट आ गए हैं, लेकिन उस समय एक आम आदमी को खाने पीने या अपनी जीवोपार्जन के लिए कुछ चुनिंदा चीजों की आवश्यकता होती थी, जिसमें अनाज के नाम पे गेहूं होता था, चावल होता था, दाल होती थी, ये होता था। और दूसरा जैसे केरोसिन हो गया, शक्कर हो गई या कपड़ा हो गया, इस प्रकार की चीजें जो हमने हमारी उम्र में, हमने बचपन में ये सब देखा था कि जो चीज चाहिए थी वो सारी की सारी उचित मूल्य की दुकान पर मिलती थी। अब उचित मूल्य की दुकान सिर्फ और सिर्फ 2 किलो 5 किलो गेहूं फ्री वाला या फिर 2 रुपए किलो गेहूं वाला, और उससे पहले थोड़ा केरोसिन वाला, लेकिन अब तो उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वहां पर मात्र और मात्र जो लास्ट कैटेगरी का अनाज है वो उन गरीबों के अंदर वितरण किया जाता है, बेचा जाता है। उन योजनाओं के तहत या उन योजनाओं तक उचित मूल्य की दुकानों को सीमित कर दिया है, वरना
जब हमें पता है कि हम लोग खुद अच्छी तरह से जानते हैं, हमने खरीदारी की इस बात की कि उचित मूल्य की दुकान होती थी, वो सरकारी होती थी, सरकारी दुकान होती थी और उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता था, जो जो चीज अवेलेबल है वहां पर उस चीज के ऊपर उसका रेट लिखा जाता था, यानी कि उसका उचित मूल्य होता था, जैसे कि निर्धारित मूल्य है वही मूल्य वहां पर लिया जाता था। तो कभी कभी हमें उचित मूल्य की दुकान के ऊपर शक्कर वगैरह नहीं मिलती थी या कोई सामान नहीं मिलता था, तो हम लोग बाजार से यानी कि बनिए की दुकान से खरीदते थे। जब बनिए की दुकान से खरीदते थे तो हम छोटे थे, तो हमें रास्ते में मिलने वाले लोग पूछते थे कि क्या लाए हो, तो हम बोलते थे शक्कर लाया। तो वो बताते थे कि कहाँ से लाया है, कंट्रोल से लाए हो या फिर काली बाजार से, यानी कि वो कहते थे काली बाजार उस समय, यानी कि मार्केट में जो चीज बिकती थी उसको काली बाजार नाम दिया गया था। काला बाजार जिसको आज हम कहते हैं वो काला बाजार था। और कंट्रोल अंग्रेजी का शब्द था, इसलिए हमारे लोग कंट्रोल या नियंत्रित, यानी कि नियंत्रित जो मूल्य की दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, उसको कंट्रोल कहा जाता था। इसलिए कंट्रोल का सामान बोलते थे, ये कंट्रोल का कपड़ा है, कंट्रोल का गुड़ है, ये कंट्रोल का नमक है, ये कंट्रोल की शक्कर है, कंट्रोल का गेहूं है, कंट्रोल का चावल है। ये उचित मूल्य की दुकान हुआ करती थी और वहां से उस वजह से आम उपभोक्ता है उसका भी फायदा होता था, उसको भी उसकी भी लूट नहीं होती थी, और जो किसान है उसको भी कृषि उपज मंडियों के माध्यम से उचित दाम मिल जाते थे। उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता था, बीच में मुश्किल से 1 या 2 रुपए का अंतर होता था। किसान से जो भी सामान उसकी फसल या उसकी पैदावार खरीदी जाती थी उससे 2-4 रुपए ज्यादा बढ़ा करके मार्केट में उसे बेचा जाता था, यानी कि उचित मूल्य की दुकानों में बेचा जाता था। इसके स्टोरेज के लिए केंद्र के लेवल पर एफसीआई का डिपार्टमेंट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये जो अनाज है ये पूरे देश के अंदर वितरण होता है और उचित मूल्य की दुकानों तक जाता है। असल में गवर्नमेंट के स्टोरेज जो थे वो एफसीआई के थे, लेकिन आज एफसीआई को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ ये फ्री का जो गेहूं है, जो अपने आप में कह सकते हैं कि कोई खाने लायक भी नहीं है, लेकिन वो लोग इनको दे करके इनका वोट लेने के लिए ये 5 किलो गेहूं फ्री में दे करके उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और लास्ट कैटेगरी का अनाज उनको खिलाते हैं। ये एफसीआई भी वहीं तक सीमित हो गई है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि किस प्रकार से जो व्यवस्था इस देश में आम उपभोक्ता और किसानों के लिए की गई थी, उस व्यवस्था को इन्होंने कैसे धीरे धीरे करके खत्म किया, और उस व्यवस्था को खत्म करने के बाद अब पूरी मार्केट के ऊपर उनका कब्जा हो गया और किसान अपना फसल या अपना अनाज जो है उन काला बाजारियों या पूंजीपतियों को बेचने के लिए विवश और मजबूर हो गया। सरकारों ने इससे बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लिया, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से हट गई। सरकार एक जिम्मेदारी से नहीं हटी है, आगे हम आने वाले मुद्दों में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि सरकार किन किन जिम्मेदारियों से हट चुकी है। ये किसानों के मामले में और उपभोक्ताओं के मामले में जो उचित मूल्य की दुकानें खत्म करके, वहां पर व्यवस्था को खत्म करके, और इधर जो कृषि उपज मंडियां हैं उनकी व्यवस्था को खत्म करके उन्होंने ये काम कर दिया जिससे किसान और आम आदमी यानी कि उपभोक्ता, जिसे हम लोग हमारी भाषा में कह सकते हैं अन्नदाता और अन्न खाता, दोनों ही विवश है। अन्नदाता बड़ी मुश्किलों से अनाज पैदा करता है, विपरीत परिस्थितियों में, सर्दियों में, गर्मियों में, वहां पर कठिनाई और कष्ट झेल करके अपनी फसल को तैयार करता है। आज की तारीख में इतने महंगे साधन संसाधन है, उनके माध्यम से इतना खर्चा करके अपनी फसल पैदा करता है, लेकिन उसके बाद जब वो बेचने जाता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है, उसके सपने सारे टूट जाते हैं। वो सोचता है कि इस बार तो अच्छी फसल है तो अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन जैसे ही फसल अच्छी होती है किसान की मेहनत से, तो वहां पर भाव इतने डाउन कर दिए जाते हैं, भाव गिरा दिए जाते हैं कि आपका माल जो है वो चवन्नी में देने के लिए आप विवश होते हैं, मजबूर होते हैं, क्योंकि आपकी घर की आवश्यकता है, आपके कर्जा, आपके भाई जो भी रिश्तेदारी या जो भी आपके जीवन के और भी हिस्से हैं उनके अंदर जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए आपको विवश होकर के वो अनाज उनकी मर्जी के दामों में देना पड़ता है। ये जो मांग है आज की तारीख में किसानों की, ये मांग कैसे पूरी हो सकती है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मांग तभी पूरी हो सकती है जब
जब सच्चे और सही और ईमानदार निष्ठावान प्रतिनिधि जब संसद में जाएंगे, संसद में जब तक ये लोग जाएंगे, पूंजीपति जाएंगे, जो लोग आपके ऊपर पानी की तरह पैसा बहा करके आप लोगों के वोट को खरीद करके आप लोगों को गुमराह करके जो वोट लेकर के जाते हैं, ये प्रतिनिधि कभी भी वहां पर आपकी आवाज बुलंद नहीं कर सकते और कभी भी आपके अधिकारों के लिए वहां पर जो है आवाज नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वे लोग उन पार्टियों के मोहताज है, उन पार्टियों के एक तरह से गुलाम है जो पार्टियां उन्हें टिकट देकर के वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजती है। टिकट का मतलब ही ये है, अगर टिकट जो है, टिकट तो होता है बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, उसमें टिकट होता है, लेकिन चुनाव के अंदर टिकट का मतलब होता है कि आपके गले का पट्टा और आप जो है उस पार्टी के प्रतिनिधि ही नहीं, आप पार्टी के गुलाम बन करके, जनता के प्रतिनिधि तो आप कह ही नहीं सकते, उसको जनता का तो प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ पार्टी का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि पार्टी उसे सेलेक्ट करती है, पार्टी उसे टिकट दे करके भेजती है। इसलिए वे लोग वहां पर जाकर के आपके हक अधिकारों की बात नहीं करते। वरना अधिकांश लोग जो वहां जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि किसान नहीं है या किसानों के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वहां उनकी मजबूरी है, विवश है कि उनकी जुबान। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि टिकट जो दिया जाता है पार्टियों के द्वारा, उस समय 2 टिकट दिए जाते हैं। एक टिकट उसके हाथ में दिया जाता है और दूसरा टिकट उसके मुंह पे चिपकाया जाता है कि अब तुम्हें किसी प्रकार का कुछ भी पार्टी के विरुद्ध या पार्टी के नियम कानून कायदों से हट करके नहीं बोलना है। एक टिकट उसके मुंह पे चिपकाया जाता है, दूसरा टिकट उसको दे करके चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है, जिसकी वजह से हमारे हक अधिकार जो लोग सदियों से हमें नहीं देना चाहते थे और संविधान की वजह से मिल गए, वो लोगों को ये कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। इसलिए अन्नदाता और अन्न खाता दोनों को, यानी उपभोक्ता को भी और किसानों को भी, इस मामले में सजग और जागृत हो जाना चाहिए और अपने वोट की कीमत को समझ करके अपने सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधियों को ही पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, संसद में भेजना चाहिए, ताकि वे लोग आपके लिए ये जो आए दिन जो काले कानून बन रहे हैं, आए दिन जो आपके अधिकारों का संसद में हनन हो रहा है, वहां पर वे आवाज उठाएं और उनकी रोकथाम के लिए काम करें और उन अधिकारों को, जो संवैधानिक अधिकार है, उनको बहाल रखते हुए उन पर अमल करने के लिए और संवैधानिक अधिकार आपको दिलाने के लिए आवाज उठाए। ये तभी संभव होगा जब आप और हम सब मिलकर के इन दोनों ही द्विदलीय संसदीय प्रणाली को तोड़ करके, उखाड़ करके फेंकेंगे, क्योंकि ये द्विदलीय संसदीय प्रणाली जो कांग्रेस और बीजेपी है, ये दोनों ही एक वर्ग विशेष की है और वो वर्ग विशेष आप लोगों के पुरखों को सदियों से, 100 पीढ़ी से ज्यादा गुलाम बना करके रखा हुआ था और संविधान की वजह से आपको कुछ आजादी मिली, लेकिन ये आजादी अब आपके पास में रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली के अंदर आप 2 पार्टियों के गुलाम बन के रह गए हैं। जिन पार्टियों के आका वही लोग हैं, उन्हीं के हाथ में सारा तंत्र है और वे ही लोग जो है इन पूरे देश के ऊपर शासित हैं, यानी कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को, आम नागरिक को और आम मतदाता को ये समझना होगा कि हमारा वोट आखिर जा आ रहा है। हम लोग इतना विरोध कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर आदमी जो है इसका पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, उसके बावजूद भी उनके हक अधिकार बचने की बजाय वे ही लोग सत्ता में बार बार आ जाते हैं। तो इसका मेन और मुख्य कारण जो है वो मैं बार बार और हर वीडियो में ये बात आपको कहूंगा कि अगर आपको अपना न्याय चाहिए तो उसके लिए सच्चे प्रतिनिधि चुनने होंगे और सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आपको सबसे पहले ईवीएम को हटाना होगा। ईवीएम जब तक रहेगी, आप चाह करके भी अपने सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधियों को नहीं चुन सकते। इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि ये जो एमएसपी प्लस एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ये दोनों को ही अगर हमें वास्तव में बहाल करना है और एक उपभोक्ता को भी लुटने से बचाना है और एक किसान को भी आत्महत्या से बचाना है, तो फिर हमें ये करना होगा और ईवीएम मशीन को हटा करके जो है हमें सच्चे प्रतिनिधियों को बैलेट पेपर से चुन करके पार्लियामेंट में भेजना होगा, तभी जाकर के हमारी समस्याओं का समाधान होगा। वरना हम लोग क्या है, पार्टियों में बटे हुए हैं,
एक पार्टी सत्ता में है उसके भी कुछ समर्थक हैं, और जो उस पार्टी के नहीं है, विपक्ष के पार्टियों के समर्थक हैं, वे लोग आपस में एक खेल खेलते रहते हैं। वो एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया, कुछ कहते हैं कांग्रेस वालों ने ऐसा कर दिया। लेकिन साथियों, कांग्रेस और बीजेपी कभी भी अलग नहीं है। ये दोनों ही एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, और ये एक शरीर की दो भुजाएं आप लोगों के लिए कभी भी भला नहीं सोच सकती और कभी सोचेगी नहीं। इसलिए आप लोगों को इस बात का पूरा ख्याल करना होगा। और किसान भाइयों से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जितनी ताकत आप झोंक रहे हैं वहां पर, उतनी ताकत अगर आप ईवीएम का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को दें और इस आंदोलन को ईवीएम का विरोधी आंदोलन बना दें, तो शायद आपके हक अधिकार बच सकते हैं। वरना आप कुछ भी करते रहो, लेकिन वो लोग ईवीएम से वोट लेकर फिर सत्ता में आएंगे और फिर आपको कुचल दिया जाएगा, आपको दबा दिया जाएगा। ये सारी चीजें उनके पास में है, धन बल है, बहुबल है, पूंजीपति उनके पक्ष में है, सारा मामला है। लेकिन ये सारा का सारा मामला जो है, जिसको जीरो करने वाली ताकत आपके पास है, और वो है आपका वोट। अगर आपका वोट सही जगह पड़ता है, आपका वोट अगर सही ईमानदारी से सही जगह पर जाता है, तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आगे से आगे भेजेंगे, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो और इस देश के अंदर जो क्रांति आनी है वो क्रांति आ जाए, और वास्तव में जो है इस देश का जो भला होना है वो हो सके। इसके लिए मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। अब मैं इसे यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।